ये मन इतना महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारा मन विकसित मन है। मन आता है समाज से, शरीर आता है प्रकृति से। शरीर प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। शरीर में अगर कहीं खुजली है तो अभी है, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है। दर्द है तो अभी है, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है। तो शरीर लय दे के प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। श्वास चल रही है, प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है, पास्ट की चली गई, फ्यूचर का पता नहीं है। तो शरीर प्रकृति से है जो इस मोमेंट में है, प्रेजेंट मोमेंट में है। लेकिन ये मन के लिए कोई लगाम नहीं है, और मन या तो पास्ट में घूमता रहता है या फ्यूचर के लिए सीधा जंप मार देता है। तो मन के बाबत हमने देखा कि मन हमारे ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से पे अपना प्रभाव जमाए हुए है। प्रभाव जमाए हुए इस लिहाज से कि हमारा मन बड़ा विकसित हो गया है कि मन समाज से मिलता है। एक डॉगी है, वो दूसरे जानवर की तुलना में कुछ ज़्यादा समझदार है, हमारी बात समझता है। गाय है, वो कुछ ज़्यादा संवेदना के तल पे हमसे जुड़ी है। हम अकेले खड़े हैं तो भी हमारे पास आके खड़ी हो जाएगी। डॉगी है, वो देख लेगा कि हम दुखी हैं तो हमारे पास आके हमें किसी रूप में सहलाने की कोशिश करेगा या रिएक्ट करेगा वैसा संवेदनाओं के तल पे। उसका मन थोड़ा विकसित है। हमारा मन मनोमन ज़्यादा विकसित है। तो हम एक मन लेके आए हैं, लेकिन मन जो भी पाया हमने वो समाज में उसकी निर्मित हुई है। समाज उसकी दशा और दिशा तय कर रहा है, और समाज की स्थिति क्या है आप बेहतर जानते हैं। समाज में कितने तरह के तनाव हैं, प्रतिस्पर्धा है, कुंठाएँ हैं, भय हैं, भय पैदा किए जा रहे हैं। तो हमारा मन इस रूप में स्वस्थ नहीं है। और एक मन अगर स्वस्थ नहीं है और मन अगर बिखरा बिखरा है तो लाइफ के डिसीजन हम सही ले नहीं सकते। तो मन के हमने कुछ 3 तलों के बारे में पिछली बार बात की थी। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिहाज से बात कर रहा हूँ, और पिछली बार कुछ साथियों ने कहा था कि इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दें, तो मैं अपनी तरफ से कुछ डिटेल करने की कोशिश करता हूँ कि एक कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। कॉन्शियस माइंड ये देख रहा है कि भाई आज कुछ नए लोग आए हैं, पिछली बार कुछ लोग नहीं आने पाए थे जिनके लिए ये बात रिपीट करना लाजमी है, और इतना वक्त हो गया है, और वगैरह वगैरह। ये मेरा कॉन्शियस माइंड देख रहा है। लेकिन मेरे जो विचार चले आ रहे हैं, जो भाषा रूप में बदलते चले जा रहे हैं, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, जो कॉन्शियस माइंड से 9 गुना बड़ा हिस्सा होता है, और उससे बहुत ज़्यादा गहरा बड़ा हिस्सा होता है अनकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड नियंता होता है हमारी दिन भर की क्रियाओं का, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसका, जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उसका। लेकिन अगर ये सबकॉन्शियस माइंड बिखरा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड अगर प्रदूषित है, तो हम कोई बहुत सही निर्णय नहीं ले पाते इस दिशा में। तो हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड में हम बेहतर चीज़ों को जाने दें, बेहतर चीज़ें किन स्थितियों में प्रवेश कर जाती है। तो हमने देखा कि जब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, जब हम आराम की दशा में होते हैं, तब सहज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते हैं। और आराम की दशा में व्यक्ति अमूमन तब होता है जबकि वो इजी चेयर पर बैठ के और कोई टेलीविज़न देख रहा होता है, कभी संगीत का आनंद ले रहा होता है, और उस दौरान उसके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते हैं, और उसके साथ चाहे संगीत के साथ या कोई टेलीविज़न के प्रोग्राम के साथ जो चीज़ें जाना होती है वो उस रास्ते अपनी जगह बना लेती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाए, इसके लिए हमारे संस्कार तो बहुत शुभ रहे, आज चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। पहले हम हर चीज़ को बड़ा शुभ से जोड़ते थे। बचपन में लोरियों से जोड़ा, मंत्रों से जोड़ा, मंत्रोच्चार से जोड़ा, भोजन मंत्र है, हर जगह कहीं संगीत है, भोजन के साथ संगीत है, भोजन के बाद संगीत है, भोजन पक रहा है तो भोजन के गीत हैं, और इस तरह से एक शुभ का लगातार भाव बना रहता था। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रदूषित नहीं होता था, चीज़ों के लगातार रिपीटेशन होता था। ये रिपीटेशन का हमारे यहाँ बड़ा आग्रह रहा, शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना नहीं रहा, हमारे यहाँ बड़ा आग्रह रहा। आग्रह इस लिहाज से रहा कि हम गीतों को दोहराए चले जा रहे हैं, हम बातों को दोहराए चले जा रहे हैं, और बातें वो जो पहुंचाना ज़रूरी है अगली जनरेशन तक। हिंदुस्तान की संस्कृति में वाचिक परंपरा रही, लिखित परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। वाचिक परंपरा में नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफॉर्म हुआ, कोई बहुत अति बौद्धिक वर्ग द्वारा नहीं, सहज सामान्य मानवी द्वारा भी, जबकि गीतों के रूप में बातें आगे बढ़ती थी। गीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे, और ये वाचिक परंपरा में हम अपने नॉलेज को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को अगली पीढ़ी तक सौंपते रहे।
ये वाचिक परंपरा में कान के थ्रू, चीज़ों के रिपीटेशन के थ्रू चीज़ें जाती थी। और बचपन में भी बच्चों से आग्रह किया जाता था पाठ का, दोहराव का। सारे हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में, हर धर्म की, पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा, दोहराव पे आग्रह है, रिपीटेशन पे आग्रह है, बार बार चीज़ों के पुनश्चरण पे आग्रह है, चाहे वो कुरान की आयतें हों कि श्लोक हों कि कोई पद हों। बार बार चीज़ों को दोहराते दोहराते वो चीज़ें धीरे से सबकॉन्शियस माइंड में सरक जाती। और उसके बाद अगर उसका दोहराव भाव के साथ जुड़ के निरंतर रहता तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सरक जाती है। और वो किसी चीज़ का रिपीटेशन, वो किसी चीज़ का सतत आवर्तन फिर हमारा संस्कार बन जाता, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक चीज़ पहुंच जाती है। तो ये बड़े सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग के साथ किया गया उपाय हमारे यहाँ जारी रहा। अब उसमें चूँकि बाधाएं आ गई हैं, इसलिए उन बाधाओं को हम किसी रूप में फेस भी कर रहे हैं। ये सुझाव आपके लिए मददगार होंगे। इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि स्व प्रबंधन, खुद के प्रबंधन में इन संसाधनों को हम संभाल लें तो बाकी चीज़ें अपने आप संभल जाएगी। मन की बिखराहट को अगर हम संभाल लें तो मन एक संसाधन के रूप में हमारे लिए साथ खड़ा रहेगा। मन को समझाना नहीं पड़ेगा, मन को मनाना नहीं पड़ेगा, मन को किसी रूप में चाबुक मार के चलाना नहीं पड़ेगा। मन खुद अगर एक रूप हमारे साथ होगा तो सहज संकल्प का रूप लेगा और हमारी सिद्धि में वो सहयोगी होगा।